जूही अपनी फ्रेंड नीतू के घर पार्टी में जाती है, जहां उसे ढेर सारे पकवान और तरह तरह की मिठाइयाँ बहुत सारी चीजों को देखती है, लेकिन उसे गुलाब जामुन बेहद पसंद है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है, इतने सारे गुलाब जामुन, मेरे मुंह में तो पानी ही आ रहा है। मन कर रहा है कि सारे खा जाऊं। काश मैं इन्हें घर भी ले जाती, लेकिन अफसोस, पर कोई बात नहीं, मैं यही पेट भर के खा लूंगी। जूही गुलाब जामुन उठाकर जल्दी से खाना शुरू करती है। उसकी प्लेट में इतने सारे गुलाब जामुन देखकर उसकी फ्रेंड नीतू उससे पूछती है, अरे भैंस है क्या जो पूरी बारात के गुलाब जामुन अकेले ही खा गई? अरे भैंस किसे बोल रही है रे? दिख नहीं रहा मैं थोड़ा सा गुलाब जामुन खाने में बिजी हूँ अभी। वाह बेटा वाह, गुलाब जामुन के आगे फ्रेंड पीछे छोड़ दी तूने। लगता है गुलाब जामुन ही तो खाने आई है तू। और नहीं तो क्या, फेवरेट है मेरे। मैं तो अपने हिस्से के गुलाब जामुन निकाल लेती हूँ, नहीं तो मेरे लिए भी नहीं बचने वाले। पार्टी एंजॉय करके जूही घर जाकर अपनी माँ सरिता से बात करते हुए बोलती है, पता है माँ, मैंने आज ढेर सारे गुलाब जामुन खाए, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकती। अरे इतना तो नहीं खा लिया ना कि कल की तरह तेरा पेट खराब हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं हम आप? सही कह रही है तू। गुलाब जामुन को देखकर तेरी जो हरकतें होती हैं उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। मैं तो सोच रही हूँ कि गुलाब जामुन की शॉप खुलवा दूं, जहाँ सिर्फ गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन हो। तू एक काम कर कि गुलाब जामुन का पेड़ लगा ले, रोज नए नए गुलाब जामुन टपकेंगे और तू रोज खाती रही हो। माँ, आप तो मेरी बातों का मजाक ही बना देती हो। तो क्या करूँ, तू ही तो घर में गुलाब जामुन की गाथा गा रही है। आप तो रहने ही दो माँ। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन जूही और नीतू बाजार से सामान ले रहे होते हैं। तभी जूही की नजर एक डिब्बे पर पड़ती है, जो कि गुलाब जामुन बनाने का पाउडर था। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। नीतू को रोकते हुए वो दुकान से उसे खरीद लेती है और घर पहुंचकर उसे लेकर सीधा किचन में भागती है, जहां सरिता खाना बना रही होती है। सरिता उसके हाथ में डिब्बे को देखते हुए पूछती है, अब क्या लेकर आई है? गुलाब जामुन? फिर से गुलाब जामुन? हे भगवान, कोई इसे सद्बुद्धि दे दे। माँ बना दो ना प्लीज, माँ प्लीज। मैं नहीं बना रही हूँ, खुद जाकर बना ले। सरिता गुस्से से आंखें दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है और जूही अपने आप ही गुलाब जामुन की रेसिपी यूट्यूब से देखकर बनाती है। कुछ देर के बाद मेहनत करके आखिरकार गुलाब जामुन बना ही लेती है, जिसके बाद वो उसे एक बॉल में डालकर अपनी माँ के पास लेकर आती है और उनको टेस्ट करने को कहती है। सरिता एक गुलाब जामुन उठाती है और अपने मुंह में डालती है और बोलती है, अरे वाह रे लाडो, मस्त बनाए हैं एकदम गुलाब जामुन। मुझे तो लगा मुझे किचन में वापस आना पड़ेगा। ना ना, आपकी बेटी कोई शेफ से कम थोड़ी है। दुकान तो जरूर खुलेगी, वो भी गुलाब जामुन की। और दुकान का नाम होगा गुलाब जामुन की खेती, क्योंकि पेड़ में तो मैंने लगा ही दिए हैं गुलाब जामुन। दोनों हंसने लगते हैं और कुछ ही दिनों में जूही और सरिता मिलकर गुलाब जामुन की एक बड़ी दुकान खोलते हैं और उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। थोड़े दिनों बाद नीतू का बर्थडे होता है और जूही उसे सरप्राइज देने के लिए गुलाब जामुन से बना केक लेकर जाती है, जिसे देखकर नीतू खुश हो जाती है और बोलती है, ओह वाह, इतना बड़ा गुलाब जामुन का केक! खास तेरे लिए स्पेशल बनवाया है। थैंक यू यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू मुझे गुलाब जामुन केक सरप्राइज करेगी। वो दोनों मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं और गुलाब जामुन खाते हैं। थोड़ी देर बाद जूही अपने घर पहुंचकर थकान की वजह से सो जाती है। अगली सुबह वो रोज की तरह शॉप पर पहुंचती है, लेकिन उसे ना जाने क्यों बस बार बार प्यास लगती है। ज्यादा पानी पीने की वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज कर रही थी। वक्त बीतता चला जाता है और ऐसे ही एक दिन काम करते हुए उसके पाँव में चोट लग जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। ओए माँ, लग गई। सरिता उसके पास आती है और उसकी चोट को देखकर वो जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आती है और उसकी चोट पर लगा खून साफ करके दवा लगाते हुए बोलती है, नालायक, जरा देखकर काम कर लिया कर। पता नहीं खुली आंखों से क्या सपने देखती रहती है, जो ध्यान ही नहीं रहता तेरा। थोड़ी सी चोट है माँ, ठीक हो जाएगी। तू अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तू कुछ खा पी नहीं रही है। अभी भी देख, तुझे चोट लग गई, फिर भी तू ऐसे कर रही है। चोट कब घाव बन जाए पता नहीं चलता। माँ परेशान मत हो, मैं सच में ठीक हूँ। अरे ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, इस सब से क्या ही डरना। तुझे तो किसी भी बात का डर नहीं है, लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मुझे तो तेरी चिंता लगी रहती है। इतना ज्यादा चोट लगी है तुझे और तू बोल रही है कि छोटी सी चोट है। अरे कब अपना ध्यान रखना सीखेगी तू? माँ प्लीज आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अरे मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मुझे चोट लगे। जूही की चोट ठीक होने के बजाय और बढ़ जाती है
और उसे दर्द होता है, लेकिन वो सरिता को कुछ नहीं बताती। साथ ही धीरे धीरे उसका वजन भी कम होने लगता है। कुछ घंटों बाद उसे फिर से भूख लग जाती है और अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देखकर वो बेहद परेशान रहने लगती है। और एक दिन वो अपनी दोस्त नीतू से इस बारे में बताते हुए कहती है, यार समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं यार, कुछ दिनों से मुझे बहुत भूख और प्यास लग रही है। अरे तो क्या हुआ? मुझसे कंट्रोल नहीं होता और फिर मुझे गुस्सा आता है। तो तू चुपचाप खाना खा लिया करना। ऐसे तो मेरे पैर की चोट भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और गहरी होती जा रही है। तूने डॉक्टर को दिखाया? नहीं यार, टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे इस दुकान से। तू पागल है क्या? जब चोट ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। तो ठीक कहती है, मैं कल ही जाती हूँ डॉक्टर के पास। कल नहीं, तू अभी जा। दिवाली की वजह से जूही की गुलाब जामुन की दुकान का काम बढ़ चुका था और उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। जूही बत्तियां जलाने के लिए टेबल पर चढ़ रही होती है, लेकिन वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसकी माँ सरिता जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाता है और उसकी नब्ज चेक करके बोलता है, आप कल इसे मेरे क्लिनिक ले आना। अभी से आराम करने दो और मैं कुछ दवा लिख कर देता हूँ, इसे दे देना। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सरिता और जूही दोनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जूही के काफी सारे टेस्ट करता है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद जूही की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, जिसको देखने के बाद डॉक्टर बोलता है, अभी कंट्रोल करने से इसकी बीमारी अभी थम सकती है, लेकिन अगर ख्याल ना रखा तो आगे जाके परेशानी आप लोगों को ही होगी। क्या बीमारी है जूही को? इसे डायबिटीज है और इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। मतलब मेरी बेटी ठीक नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है, जब किडनी में ग्लूकोज जमा होने लगता है तब ऐसी परेशानी होती है। मतलब आपकी बेटी को मीठा बहुत पसंद होगा और उसे भूख भी ज्यादा लगती होगी। वो पेट भर खाती तो होगी, लेकिन उसका वजन घटता ही रहता है। ये सभी सिम्टम्स आप पहले से ही देख रही होंगी। जी डॉक्टर। और तो और उसके पैरों का घाव भी काफी समय से भर नहीं रहा होगा। हाँ डॉक्टर। ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं, जिसको आप दोनों ने इग्नोर किया था। लेकिन अब बहुत ध्यान रखना और हाँ, मीठा इनसे दूर ही रखना। सरिता डॉक्टर की बातों को मानते हुए जूही का ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में जूही की चोट ठीक हो जाती है। कुंती अपनी बेटी पंकज के साथ रहा करती थी। पंकज को हाना नाम की एक जापानीज लड़की से प्यार था, जिसे वो सोशल मीडिया पर मिला। ऐसे ही एक दिन कुंती अपने बेटी को कहती है, पंकज बेटा, मुझसे अब घर का काम नहीं होता, अब तू बहू लेकर आ जा। पता नहीं कब बूढ़ी हड्डियां जवाब दे जाए, उससे पहले तू बहू ले आ बेटा। माँ ये क्या कह रही हो? शादी, वो भी मेरी, वो भी इतनी जल्दी? अरे माँ, अभी मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं अभी शादी वादी नहीं कर सकता माँ। अच्छा, तेरे खेलने कूदने की उम्र है और मेरी उम्र का क्या? तू क्या चाहता है, मेरी बूढ़ी हड्डी टूट जाए और मैं मर जाऊं? वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। बूढ़ी माँ को ऐसे काम करवाएगा? अरे माँ, आप तो इमोशनल हो गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप चाहती हो मैं शादी करूं तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे और कितना वक्त चाहिए? मेरे मरने के बाद शादी करेगा क्या? हाय राम, क्या किस्मत है मेरी। माँ, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? हद होती है एक्टिंग की भी। और वैसे इतनी परफेक्ट एक्टिंग कर कैसे रही हो आप? अरे आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, वो भी ओवर एक्टिंग के लिए। अरे माँ बस करो, वक्त चाहिए मुझे। अच्छा, अब तुझे मेरा दुख एक्टिंग लगता है? वाह बेटा वाह, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ऐसा सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई। कुंती पंकज की शादी के पीछे पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पंकज अपनी गर्लफ्रेंड हाना को अपने घर की प्रॉब्लम्स बताता है, जिसे सुनकर हाना जापान से इंडिया आ जाती है और पंकज से मिलती है। फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। और जब पंकज हाना को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है तो कुंती उन दोनों को देखकर बोलती है, ये कौन है पंकज? इसे कहाँ से उठाकर ले आया? हे भगवान, किस चाइनीज को घर पर उठाकर ले आया? सांप कॉकरोच पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये लोग। अरे माँ, ये चाइनीज नहीं जैपनीज है। और हाँ, इसे हिंदी बोलना बहुत अच्छे से आता है। मैंने इसे थोड़ी बहुत सिखाई है, लेकिन बाकी इसने खुद सीखा है। नमस्ते माता जी, कैसे हो आप? मेरा नाम हना है। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं नहीं जी सकती। कौन मटा? क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंकज,
तेरी जापानी गुड़िया क्या बोल रही है? माँ, हाना आपको माता जी कह रही है। इसको ना माता बोलने में ना थोड़ी तकलीफ हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, तू मुझे माँ बोला कर, माता जी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी माता जी थोड़ा बूढ़े वाला लगता है और मैं अभी जवान हूँ। क्या कहा माँ, आप जवान हो? कुछ देर पहले मुझे कोई बुढ़ापे का वास्ता दे रहा था, शायद कोई पड़ोसन होगी। हाँ, क्या कह रहा था? ये बूढ़ी हड्डी जवाब दे गई। मुझे पता था, सब एक्टिंग है। अच्छी एक्टिंग की थी ना मैंने, तभी तो आज जापानी गुड़िया तेरे साथ है, वरना पता नहीं कब मिलना होता तुम दोनों का, और शादी भी पता नहीं कब होती। कुंती अपने बहू और बेटे के प्यार को मान लेती है और सभी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सास बहू चाय पी रही थी, तभी वहाँ कमला आती है, जो कि उनकी पड़ोसन थी। क्या बात है जापानी बहू, अपने हिंदुस्तानी सास के साथ बैठकर चाय पी रही है? वैसे कुंती तुम्हारी जापानीज बहू को हिंदी समझ आती है या नहीं? तुझे क्या लगता है मेरी बहू को आती होगी या नहीं? खुद जापानीज में पूछ ले, अगर तुझे जापानीज आती होगी तो। जा बहू, कमला के लिए भी चाय लेकर आ जा। ठीक है माँ जी, और पकोड़े भी लेकर आऊँ, जो मेरा और आपका फेवरेट है। नहीं बहू, नहीं, अभी पकोड़े की जरूरत नहीं है, अभी बस चाय लेकर आ जा। कुंती एक बात बता, तेरी मेरी दुश्मनी चल रही है क्या? जब तेरी बहू चाय के साथ पकोड़े लाने को बोल रही थी, तो तूने मेरे मुंह पर मना क्यों कर दिया? ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुझसे? तू नहीं समझेगी, वो क्या है ना, मेरी बहू को पकोड़े बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगर तू जले हुए पकोड़े खाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया बहू को। तू कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, इतने सालों के बाद भी तू नहीं बदली, आज भी कितनी परवाह करती है मेरी। कमला और कुंती बातें करते हुए चाय का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं हाना रसोई में छिपकली पकोड़े बनाकर खा रही थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पंकज और कुंती बात कर रहे थे, तभी वहाँ हाना चाय और छिपकली वाले पकोड़े लेकर आती है। तभी पंकज कहता है, मम्मी, ये हाना, ये क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? अबे हमें मारने का इरादा है क्या तुम्हें? अबे ये क्या लेकर आ गई हो? अरे छिपकली कौन खाता है यार? अरे ये बहुत गंदी और घटिया चीज होती है, इसे खाया नहीं जाता है। अरे यार, मैंने पहले ही कहा था, ये लोग कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से शादी करेगा तो यही सब खाना पड़ेगा। मुझे पहले से ही पता था, बिना जानकारी के किसी से भी शादी कर ली तूने। अरे माँ, मुझे कैसे पता होता कि हाना ये सब खाती है? मैं थोड़ी खाता हूँ यार इसके साथ में बैठ के, जो मुझे पता होगा ये क्या खाती है। और हाना प्लीज ये सब ना यहाँ मत बनाना और लाना भी मत, अगली बार लाई ना मैं पक्का फेंक दूंगा, कह दे रहा हूँ। लिसन टू मी, आप दोनों सब कुछ खुद सोच लेते हो, दूसरों को भी बात सुन लो। दूसरों की भी बात सुनना वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको पता नहीं है क्या? क्या सुनूं तेरी बात को? ये सब चीज ला कर देगी खाने को, और तू चाहती है हम ये तेरे जैसे चाय के साथ छिपकली खाए? हाय हाय, मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज मेरा बात सुनो, मेरा एक बात भी नहीं सुनेगा तो मैं कैसे आप दोनों को बताएगा? जैसा आप सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज पंकज, लिसन टू मी। ओके, बोलो क्या बोलना चाहती हो, लेकिन हाँ पहले इस ना छिपकली को हटाओ यहाँ से यार। इसको देख के ना मुझे घिन आ रही है, अजीब सा लग रहा है अंदर से। और पहले हटाओ इससे, उसके बाद सुनूंगा तुम्हारी बात। पंकज, ये छिपकली नहीं है, मैं उसका जैसा पकोड़ा बनाया है, बस मुझे भी छिपकली खाना पसंद नहीं है। बस कल को छिपकली किचन में देखा तो वैसा पकोड़ा बनाने का मन किया और मैं इसे खाने के लिए लेकर आ गई बस। पंकज और कुंती हाना की बात पर अभी भी भरोसा नहीं करते, इसीलिए हाना वो छिपकली को तोड़ कर दिखाती है। तब जाकर सभी को चाय के साथ छिपकली खाने में मजा आता है। लेकिन हाना चाय में छिपकली डालकर पीती है। ये देखकर कांता कहती है, कोई अगर अभी हाना को देखेगा तो क्या कहेगा पता है पंकज? देखो, चाय में छिपकली डालकर पीने वाली जापानीज बहू। हाँ माँ, ये देखकर तो कोई भी कहेगा, इसलिए हाना तुम ना चाय में छिपकली मत डाला करो, पकोड़े बना के खाओ। बट मुझे ऐसे ही टेस्टी लग रहा है, मुझे ऐसे ही खाना है पंकज, प्लीज। हाँ खा ले, जैसे मर्जी वैसे छिपकली खा, चाय में डालकर खा, ये कैसे भी खा, तेरी मर्जी। और हाँ, अगली बार जब हमारे घर कमला आए तो उसे ऐसे ही पकोड़े बनाकर खिला देना। उस दिन बहुत कुछ बोल रही थी वो। अरे माँ, क्या दिक्कत है आपको कमला चाची से? वो आपको अपना अच्छा दोस्त मानती है, आप हो उसके पीछे पड़ी रहती हो, क्यों? मेरी दोस्त है, इसीलिए मैं उससे मजाक कर सकती हूँ। तुम लोगों का कोई हक नहीं है
हम दोनों दोस्तों के बीच में कुछ बोलने का। जा बहू, तू अपना छिपकली बनाना शुरू कर दे। मैं अभी कमला को बुला कर लाती हूँ। कुंती और हाना कमला को छिपकली के पकोड़े खिलाने का प्लान बना रहे थे। उसी वक्त कुंती के घर कमला आती है और कहती है, क्या बात है? क्या बनाने की बात हो रही है? और मेरी क्या बात हो रही थी जो मेरे आते ही सब चुप हो गए? कुछ नहीं, तू बैठ, मैं भी तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। और बता, चाय के साथ पकोड़े खाएगी ना? हाँ, खिलाएगी तो खाऊंगी, लेकिन तूने तो कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा था कि तेरी बहू को पकौड़े बनाने नहीं आते, तो अब सीख गई क्या पकौड़े बनाने? हाँ, अब तो बहू टेस्टी पकोड़े बनाती है। बस तू एक बार खा कर देख। आगे तुझे ये पकोड़े याद न रहे तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा क्या खिलाने वाली है तेरी बहू जिसे खाकर मैं कभी भूलने नहीं वाली हूँ? मुझे अब तो शक होने लगा है, पर मुझे सच सच बता, क्या खिलाने वाली है तेरी बहू? सांप और ऑक्टोपस तो नहीं खिलाने वाली ना? नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, बस पकोड़े ही होंगे और तू खा कर देख। बस बहू, कमला के लिए चाय और पकोड़े लेकर आओ। कमिंग मॉम। जैसे ही हाना चाय और छिपकली लेकर आती है, उसे देखकर कमला उछलकर सोफे पर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर कुंती, हाना और पंकज सभी हंसते हैं और उसे छिपकली का सच बताते हैं। कार्तिक देर रात अपने ऑफिस में काम करके अगली सुबह घर आता है और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी रानी उसके लिए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे देखकर वो उसके कपड़ों की ठीक से जांच करती है और तो और उसे अजीब तरह से सूंघने लगती है। ये देखकर उसका पति कार्तिक कहता है, जानवरों वाली हरकत क्यों कर रही हो? कभी यहाँ सूंघ रही हो, कभी वहाँ सूंघ रही हो, ये सब क्या है? चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो और मुझे सब सही से चेक करने दो। पूरी रात तुम ऑफिस में रुके हो या कहीं और? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हे भगवान, सच में कल्लू आ गया है। एक पति जो पूरी रात ऑफिस में काम करके देर रात को घर आता है और उसकी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बीवी को तो जासूसी करनी है। यार, किसी लड़की के साथ नहीं था मैं, हद होती है सोचने की भी। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में कितनी सारी लड़कियां हैं, क्या पता किससे तुम्हारा चक्कर चल रहा हो। यार अब बस करो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। पूरी रात सही से सोया भी नहीं हूँ और तो और मैं बहुत थक भी गया हूँ। क्या कहा? सोए नहीं, थक गई, और आंखें भी लाल है, और तुम्हारे अंदर से सेंट की खुशबू आ रही है। ये सेंट तो लड़कियां लगाती है और मेरा सेंट ये है नहीं। फिर ये किस लड़की का सेंट है? कौन थी तुम्हारे साथ रात में? हे भगवान, उठा ले। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से और अपने जासूस पत्नी से। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, उठा ले भगवान। भगवान के पास बाद में जाना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आज तुम्हारे लिए बता रही हूँ मैं। हाँ, ऑफिस में एक अकेला मैं ही नहीं था, और भी लोग थे और सब बैठ के साथ में काम कर रहे थे। तो मेरे साथ भी 2 लड़कियां बैठ के काम कर रही थी। ये उन्हीं की परफ्यूम की खुशबू है, समझी तुम? अच्छा, तो तुम इसलिए ओवर टाइम करते हो ऑफिस में, ताकि उन लड़कियों के साथ बैठकर बातें मार सको, और नाम हो जाता है कि काम करने के लिए ऑफिस गए हो। हे भगवान, इस औरत को समझाना नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर अब कार्तिक वहाँ से सोने के लिए चला जाता है और रानी अपने पति पर शक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रानी अपने घर की खिड़की पर खड़ी अपने हाथों को दूरबीन बनाकर देखती है और ये करते हुए उसे कार्तिक देख लेता है। अरे ये सब क्या है? तुम दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रही हो? अरे अपने पति की जासूसी करती हो, वो कम था क्या? अब जो दूसरों के घर में घुस रही हो, ये सब गलत बात होती है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम तो पूरा दिन घर से बाहर रहते हो और घर में मैं ही रहती हूँ, तो आसपास वालों की मुझे सब खबर रहती है। कौन क्या खिचड़ी बना रहा है, किसके बारे में। मन तो करता है ना तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं, लेकिन मजबूर हूँ, ऐसा भी कर नहीं सकता। हाँ, मुझे मार कर मेरी सोतन को यहाँ लाना चाहते हो ना, सब पता है मुझे। मेरा अफेयर किसी के साथ नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अगर सच में होता तब तो तुम पक्का मेरी जान ले लेती। अरे तुम अभी अपना मुंह बंद करो, मैं कुछ जरूरी चीजें देख रही हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। जरा मैं भी तो देखूं, मेरी जासूस पत्नी किसकी जासूसी कर रही है। इतना कहकर अब कार्तिक भी रानी के साथ देखता है, जहाँ सामने वाले घर में रानी अपने हाथों की दूरबीन बनाकर देख रही थी। वहाँ रहने वाली एक लड़की के घर से एक आदमी गुस्से में जा रहा था और वो लड़की रोते हुए उसके पीछे पीछे जाती है।
लेकिन लड़का रुकता ही नहीं और लड़की वहीं बैठकर रो रही होती है। ये सब देखकर कार्तिक रानी से कहता है, ये क्या देख रही हो तुम? अरे किसी की पर्सनल लाइफ में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए, समझी तुम? आपको कुछ नहीं पता, ये एक बहुत गंभीर मामला है। ये जो आदमी है वो उसके घर रोज आता है, लेकिन हर रोज वो दोनों बहुत खुश रहते थे। पर आज ऐसा हुआ जो ये लड़का इससे दूर जा रहा है और ये लड़की ऐसे रो रही है। कुछ तो जरूर है बात। ये उन दोनों के बीच की बात है, फिर तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? क्यों उनके घर में जासूसी कर रही हो? आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ बैठकर मेरी तरह जासूसी कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। आप मुझे अपना मेरा काम करने दो। तुम भी ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता तुम्हें। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानी के घर के सामने रहने वाली लड़की अपने बीएफ से पैचअप कर लेती है, लेकिन कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद एक रात जब रानी को नींद नहीं आ रही थी तो वो फिर से एक बार अपने घर की बालकनी में खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ सामने रहने वाली उस लड़की के घर में देखने लगती है। उसके घर की लाइट ऑन थी और उसके घर में वह हाथों की दूरबीन बनाकर ताकने लगती है, जहाँ उसे दो लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। सामने वाले ने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में वो आदमी उस लड़की के पेट में चाकू गोदकर उसकी जान ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रानी घबरा जाती है और कार्तिक से कहती है, कार्तिक उठो, कार्तिक जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है, जल्दी से उठो। क्या है, अब रात को भी चैन से सो नहीं सकता क्या मैं? सोने दो ना मुझे। अरे जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए। कार्तिक, क्या सच में? रानी, तुमने कहीं कोई सपना तो नहीं देखा है ना? कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा। उस लड़की को किसी ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली है। कार्तिक भी अपनी खिड़की से उस घर में देखता है तो वहाँ खून से लथपथ उस लड़की की लाश पड़ी थी और ये देखकर कार्तिक उससे कहता है, ये सब तुमने क्या देख लिया है? मुझे समझ नहीं आते जासूसी का कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे। पहले तो दूसरों के घर में ताका झाकी करती थी और आज तुमने मर्डर देख लिया। अब हम क्या करें? अगर खूनी को पता चल गया कि तुमने ये सब देखा है तो कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उस कातिल को मैं जरूर ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम एक खूनी की जासूसी करोगी? अरे तुमने क्या उसका चेहरा देखा था कि वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, मुझे पता है कि इस लड़की को किसने मारा होगा और मैं उसे पकड़वा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सभी को उस लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है और पुलिस भी उस खूनी का पता लगाने में जुट जाती है। रानी पुलिस के जाने के बाद जब उस घर में जाती है जहाँ खून हुआ था तो देखती है कि उस घर में सब बिखरा हुआ था और ये सब देखकर रानी कहती है, ये सब जरूर उस आदमी ने किया होगा जो इससे मिलने के लिए रोज आया करता था। अब मुझे ही इसका पर्दाफाश करना होगा। इतना कहकर वह घर में यहाँ वहाँ सब ढूंढने लगती है। तभी उसे उस लड़की की अलमारी से एक रुमाल मिलता है जिसमें किसी का नाम लिखा था और वहाँ कुछ तस्वीरें भी मौजूद थी जो कि किसी और की नहीं बल्कि रानी की एक दोस्त की थी। और उस रुमाल और फोटो को लेकर वो तस्वीर वाले आदमी जिसका नाम था कमलेश के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है? कमलेश, तुम उस लड़की को जानते हो? कुछ दिन पहले ही जिसका मर्डर हुआ है। नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तुम किसकी बात कर रही हो रानी? अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये तुम्हारी फोटोज उसके पास कहाँ से आई? बताओ, तुमने ही मारा है ना उसे? अच्छा, तो अब तुम मेरी सच्चाई जान गई हो। तो अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर अब कमलेश अपने पास से एक चाकू निकालता है और रानी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका पति कार्तिक पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस कमलेश को अपनी हिरासत में ले लेती है। तभी कार्तिक कहता है, अरे वाह, मेरी जासूस पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अपनी ये जासूसी कर करके ना सबका दिमाग खाया करती थी, लेकिन आज इसकी जासूसी ने एक खूनी को पकड़ लिया। शालिनी सुबह सुबह काम पे जा रही होती है। तभी शालिनी की माँ वंदना आती है। बेटा, कब तक तू ऐसे काम करती रहेगी? तू घर संभाल रही है, तू ही बाहर का ही सब देखती है।
माँ, आपकी क्या कोई और बेटी भी है जो वो ये सब करे? नहीं ना, जब आपकी बेटी एक ही है तो ये सब वही करेगी ना। और अब आपकी तबीयत खराब रहती है तो मैं आपको ऐसी हालत में और थोड़ी ना कुछ करने दे सकती हूँ। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और तू अब भी अपनी माँ के पास ही है। लोग क्या सोचते होंगे? माँ, आप क्यों इतना लोगों के बारे में सोचती हो? अरे लोग जब तक सोचेंगे नहीं तब तक ये दुनिया कैसे चलेगी? आप ही बताओ। अब लोग थोड़ी आपकी देखभाल करते हैं जो अब आप लोगों के बारे में इतना सोच रही हो। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तू ऐसे लोगों के घर में जाकर काम करे और मैं यहाँ आराम से बैठूं। बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ कि तू ये सब छोड़कर अपना कुछ क्यों नहीं करती है? माँ, मैं तभी तो पैसे जोड़ रही हूँ। अब घर के काम करने से इतनी तो कमाई होती नहीं है कि मैं अभी वो काम छोड़कर अपना काम कर सकती रहूँ। हर चीज में थोड़ा बहुत समय लगता है ना। इतनी दौड़ भाग करती है, तू कमजोर होती जा रही है। अपने शरीर पर भी ध्यान दे लिया कर। माँ, जो गरीब होता है ना उन्हें अपने शरीर पर नहीं बल्कि कमाई पर ध्यान देना चाहिए। और अब आप मुझे बातों में मत लगाओ। मैं जा रही हूँ काम पर, वरना मालिक चिक चिक करेगी। शालिनी इतना बोलकर काम पर चली जाती है, लेकिन काम से शालिनी बहुत जल्दी घर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा उदास भी होकर एक तरफ बैठ जाती है। क्या हुआ शालिनी बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? माँ, वो मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? अब हमारा घर कैसे चलेगा माँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अचानक से ये क्या हो गया? बेटा, तू परेशान मत हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर तेरा काम गया है तो भगवान ने तेरे लिए कुछ बड़ा जरूर सोचा होगा। तू परेशान मत हो मेरी बच्ची। माँ, कैसे ना परेशान हूँ मैं? पहले से ही हमारे हालत कुछ ठीक नहीं थे और अब ये सब हो गया। घर का किराया भी देना है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। शालिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब से उसका काम छूट जाता है। शालिनी अगले दिन काम की तलाश में जाती है तो देखती है कि जगह जगह ठेले लगे होते हैं तरह तरह के चीजों के। मैं दूसरों के पास काम मांगने तो जा रही हूँ, लेकिन यहाँ तो हर कोई अपनी जंग खुद ही लड़ रहा है। मुझे भी अब ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा कि मुझे किसी के घर काम मांगने की जरूरत ही ना पड़े। शालिनी को काफी अच्छा डोसा बनाना आता था, इसीलिए अब वो एक मसाला डोसा की रेडी लगाने की सोचती है और उसकी तैयारी में लग जाती है। शालिनी मसाला डोसा की रेडी लेकर सड़क के किनारे पर बेचने के लिए निकल जाती है, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है और एक भी ग्राहक शालिनी की रेडी पर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी मसाला डोसा खाने नहीं आया। कहीं मैं मसाला डोसा की रेडी लगाने का गलत फैसला तो नहीं ले लिया है ना? लेकिन अब फैसला गलत हो या सही, मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना और अपने काम पर सोचना चाहिए। आज नहीं तो कल मेरी इस रेडी को मैं आगे तक जरूर पहुंचाऊंगी। शालिनी काफी देर तक वहीं खड़ी रहती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। कुछ देर बाद शालिनी वापस घर चली जाती है और अगली सुबह फिर अपना मसाला डोसा बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद शालिनी की रेडी पर एक अभय नाम का लड़का आता है। एक पनीर डोसा देना। माफ करना, मेरी रेडी पर केवल मसाला डोसा ही है। तुमने डोसा की रेडी तो लगा रखी है, लेकिन तुम्हारे पास एक पनीर डोसा तक नहीं है। माफ करना, वो अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं पनीर या कुछ और डोसा बेचूं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक मसाला डोसा ही दे दो फिर। शालिनी अभय को जल्दी से एक मसाला डोसा बनाकर देती है और अभय खाने लगता है। वाह क्या डोसा है, आपका डोसा तो बड़ा ही टेस्टी है। कहीं किसी से सीखा है क्या, या पहले किसी ढाबे में काम करती थी आप? सच में आपके डोसे में तो बहुत बढ़िया स्वाद था। नहीं सर जी, मैंने कहीं से नहीं सीखा। बस जहाँ पहले साफ सफाई का काम करती थी तो वो लोग बोलते थे मसाला डोसा, तो वहीं बनाती रहती थी। अच्छा, लेकिन तुम्हारे ये मसाला डोसा के आगे तो पनीर डोसा भी फीका पड़ गया। एक और बना दो मेरे लिए। जी अभी बनाती हूँ। वैसे तुम इतना अच्छा मसाला डोसा बनाती हो, तुम्हारी तो बहुत कमाई होती होगी ना? नहीं सर जी, कल से मैंने ये रेडी लगाना शुरू किया है और आप ही मेरे पहले ग्राहक हो। क्या मतलब अब तक तुम्हारे हाथों का इतना लाजवाब डोसा किसी ने नहीं खाया है? नहीं। कोई बात नहीं, जितना स्वाद लाजवाब है ना, अब तो आपकी बिक्री ही बिक्री होगी। अभय वहाँ से डोसा खाकर चला जाता है और उसके बाद अभय रोज वहाँ डोसा खाने आया करने लगा। धीरे धीरे शालिनी की रेडी पर काफी लोग आने लगे। कुछ दिनों बाद अभय अपनी दोस्त नीतू के साथ शालिनी की रेडी पर डोसा खाने आता है। अरे शालिनी जी,
जरा 2 प्लेट मसाला डोसा तो लगा दो। अबे तू पागल हो गया है क्या? कहीं से भी कुछ भी खा रहे? तुझे पता भी है ये लोग किस तरह बनाते होंगे? देखकर ही लग रहा है कि कई दिनों से नहाया तक नहीं है इसने। अरे नीतू, तू कुछ भी मत बोल। शालिनी जी बहुत साफ सुथरे तरीके से मसाला डोसा बनाती हैं। मैं यहीं से रोज खाता हूँ और स्वाद तो इतना अच्छा होता है कि उंगलियां भी चाटते रह जाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती यहाँ से। मुझे तो यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आ रही है। पता नहीं तू कैसे खाता है। यार तू बहुत साफ सुथरी लग रही है और शालिनी जी को मैं काफी समय से जानता हूँ। ये गंदे तरीके से नहीं बनाती हैं। देख आसपास और लोग खा रहे हैं। मैं कोई वीआईपी नहीं बन रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ अच्छा सा नहीं लग रहा है। सच में देखना आसपास भी कितनी गंदगी है। मैं तो क्या, यहाँ कोई और भी नहीं खा पाएगा डोसा। रहने दे तू, मैं हूं ना तेरे साथ, इसीलिए इतने नखरे दिखा रही है, वरना तू तो रोड साइड से ही खाती रहती है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मसाला डोसा खाने आया हूँ, डोसा ही खाऊंगा। तू वेट कर मेरा। मैडम, आपको लग रहा होगा कि मैं साफ सफाई से नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप गलत सोच रही हैं। मैं बहुत साफ सफाई से बनाती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद देख लीजिए। शालिनी की बात सुनकर नीतू चुप हो जाती है और वो अभय के साथ मसाला डोसा खाकर चली जाती है। नीतू को भी मसाला डोसा काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। अभय को शालिनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगने लगती है, इसीलिए अब वो आए दिन शालिनी की रेडी पर जाता है और शालिनी से बात करने के बहाने ढूंढने लगता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। अब शालिनी का मसाला डोसा भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। कुछ दिनों बाद अभय शालिनी के पास जाता है। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो तुम दिल के आकार का मसाला डोसा बना सकती हो क्या? दिल के आकार का? उसमें क्या अलग होगा? वो भी तो डोसा ही होगा ना। और मेरे यहाँ कौन आ रहा है कि दिल के आकार का डोसा लेने आएगा? मेरे यहाँ तो सब एक ही आकार का डोसा लेते हैं। अरे मेरे लिए तो बना सकती हो तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम पहली बार आए थे मेरी रेडी पर तो तुमने मुझसे पनीर डोसा मांगा था, लेकिन मेरी रेडी पर वो नहीं था और तुमने मसाला डोसा ही खाया था, जो तुम्हें बहुत पसंद आया था। मुझसे और रुका नहीं जाएगा। शालिनी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारा डोसा बहुत पसंद है और साथ ही साथ तुम भी। पसंद तो मुझे भी बहुत हो तुम, लेकिन मैं इस रेडी को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आज मेरी जो भी पहचान है वो बस इस रेडी की वजह से है। अगर तुम ये कहो कि शादी के बाद मैं ये रेडी लगाना छोड़ दूं, तो ये हो नहीं सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपनी रेडी लगाना कभी ही बंद ना करो, और मैं बल्कि तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। शालिनी एक गरीब मसाला डोसा वाली जिसकी रेडी अच्छी चल जाती है और उसकी दौरान उसे एक अच्छा लड़का भी मिल जाता है। जनकपुरी नामक गांव में एक जानकी नाम की औरत थी जो कि बहुत गरीब थी। उसका पति अपाहिज था और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम कोमल था। जानकी के पास ऐसा कुछ भी काम नहीं था जिसे करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो हर रोज किसी ना किसी के घर जाकर काम मांगा करती और काम मिलने पर उस काम को करके अपने परिवार का पेट भरा करती। ऐसे ही एक दिन जब जानकी शाम के समय काम से लौटकर घर आती है तो उसका पति अरुण बोलता है, जानकी, बहुत थक गई हो ना? तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हें मेरे जैसा पति मिला। अगर तुम चाहती तो किसी दूसरे के साथ अपना नया जीवन बिता सकती थी, लेकिन तुम अभी तक मेरी सेवा कर रही हो। दोबारा ऐसी बात मत करना। किस्मत मेरी चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है जिसके लिए पूरी दुनिया निछावर कर दूं मैं। कोमल बेटा, तुम्हारी माँ अभी काम करके थक कर आई है, माँ को तंग मत करो। रहने दीजिए, छोटी बच्ची है, इसे क्या पता थकावट क्या होती है। वैसे भी पूरे दिन की थकावट के बाद अपनी बच्ची का चेहरा देखना और उसे प्यार करना कितना सुकून देता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और बताओ, आज कोई काम मिला तुम्हें? नहीं, कोई काम नहीं मिला मुझे। आज पूरा दिन मैंने सभी के घर जा जाकर काम मांगा, लेकिन किसी के घर पर कोई काम नहीं था। मैं कल ही निकल जाऊंगी सुबह सुबह। मैंने सुना है गांव के बाहर कोई दुकानदार है जिसे काम वाली की जरूरत है। आप क्या कहते हो, मुझे जाना चाहिए? मेरा बोलना जरूरी नहीं है, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर काम लगातार हो तो कर लेना, ताकि तुम्हें रोज काम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि मेरा काम हर रोज हो।
और मेरी बच्ची को ऐसे किसी और के घर के सामने मांग कर खाने की जरूरत ना पड़े। दोनों पति पत्नी अपनी दुख सुख की बातें करते हैं और बिना कुछ खाए खाली पेट ही सो जाते हैं। सूरज की नई किरण के साथ जानकी भी अपने नए दिन की शुरुआत करती है। मंदिर जाकर और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर अपने काम के लिए दूसरे गांव जाती है, जहां उसे एक बर्गर वाला मिलता है, जिसे वो बोलती है, नमस्ते मालिक, मैंने सुना है आपको किसी नौकरानी की जरूरत है, क्या ये बात सच है? हाँ, मुझे एक काम वाली तो चाहिए। क्या आप काम के बारे में पूछने के लिए आई हो? जी मालिक, क्या वो काम मुझे मिल सकता है? मुझे बहुत जरूरत है इस काम की। अगर मुझे ये काम मिल जाता है तो मेरे घर परिवार को कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाएगा। अरे जरूर, अगर आपको काम की जरूरत है तो मुझे भी तो काम वाली की जरूरत है। ऐसा कीजिए, आप कल से ही ना काम पे आ जाइए। मालिक, कल से क्यों? मैं चाहती हूँ मैं आज से ही आपकी दुकान में काम शुरू कर दूं, अगर आप चाहे तो। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। अगर आप आज से ही काम करना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो ये और अच्छा होगा। आइए मैं आपको काम बता दूं कि क्या क्या काम करना है मेरी दुकान में। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। आज मैंने भगवान से ये काम मांगा था और आपने दे भी दिया। जानकी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बर्गर वाला जानकी को धीरे धीरे सारे कामों की जानकारी देता है और जानकी हाँ में सर हिलाती है और काम करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानकी दुकान का सारा काम खत्म करके बर्गर खाने वाली होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा भिखारी आता है और जानकी से कहता है, भाई कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, इस भूखे को कुछ खिला दो। बाबा, आपको ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भूख क्या होती है, इसलिए लीजिए, खा लीजिए। माई, ये तो तुम खा रही थी, तो तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, और ये क्या दे रही हो मुझे खाने के लिए? बाबा, मेरे पास यही है खाने में, क्योंकि मुझे खाने में यही मिलता है। जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है माई, जैसा तुमने मुझे दिया खाने को, भगवान तुम्हें देगा और तुम कभी खाली पेट नहीं रहोगी। बाबा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाओ, मैं काम कर लेती हूँ, मुझे कुछ काम है। बूढ़े बाबा को बिठाकर जानकी अपने कामों में लग जाती है। कुछ वक्त बाद जब बूढ़े बाबा बर्गर खाकर जाने लगते हैं, तभी जानकी को मालिक की दुकान में काम करता देखकर बूढ़े बाबा उसे बुलाकर उसके सर पर प्यार से आशीर्वाद भरा हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुमने आज मुझे जो खिला के मेरी भूख को शांत किया है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मैं। तुम्हारा जीवन के लिए वो सबसे बड़ा तोहफा बन जाएगा। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सर्वरूप से सफल हुई। इस वजह से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज तुमने मुझे जो कुछ भी खिलाया है, कल से तुम जिस भी बर्तन में अपना हाथ रख दोगी और वस्तु का नाम लोगी, तो वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे, ये बूढ़े बाबा कहाँ गए? अभी तो ये यहीं थे, फिर पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गए? मालिक, क्या आपने उन बूढ़े बाबा को गायब होते हुए देखा? कौन बूढ़ा बाबा? अरे मैं कुछ समझा नहीं, वह किस बुढ़े की बात कर रही हो तुम? और ये लीजिए, ये बर्गर खा लीजिए, कब से ना यहीं रखा हुआ है। क्या बर्गर? मैंने तो ये बर्गर उस बाबा को दे दिया था, तो ये दोबारा यहाँ पर कैसे आया? हे भगवान, ये कोई जादुई बर्गर है क्या? क्या हुआ जानकी जी, क्या सोच रही हो आप? जल्दी से खा लो, बहुत काम पड़ा है दुकान में। काम के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। जी मालिक, मैं खाकर अभी सारा काम समेट लेती हूँ। जानकी सोचते हुए वो जादुई बर्गर खाती है और शाम को जल्दी से अपने घर जाकर अपने पति और बेटी को सारी बात बताती है, जो भी आज उसके साथ हुआ। तभी उसका पति अरुण बोलता है, क्या ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर उन बूढ़े बाबा ने तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दिया है, तो क्यों ना तुम एक बार इसका उपयोग करके देखो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। आखिर ये वरदान मुझे सच में मिला है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे विश्वास है ये कोई मजाक नहीं है,
क्योंकि तुमने हमसे और अपने काम से बहुत प्यार किया है, इसलिए आज तुम्हें ये किस्मत बदलने वाला वरदान मिला है। हाँ, मैं अभी एक बर्तन लेकर आती हूँ। और कोमल बेटा, आज मैं तुम्हें बर्गर भी खिलाऊंगी। और सच बताऊं तो वो बर्गर जादुई होगा। जादुई? वो क्या होता है माँ? मुझे भी जादू देखना है, कैसा होता है? रुको, मैं एक बर्तन लेकर आती हूँ, उसके बाद जादू होगा। जानकी अपनी रसोई घर से बर्तन लेकर आती है और सबके साथ बैठकर बर्तन पर हाथ रखते हुए बर्गर बोलती है। तभी वहाँ उस बर्तन में बर्गर आ जाते हैं, जिसे देखकर अरुण बोलता है, मैंने कहा था, मेरा विश्वास करो, ये सच होगा। देखा जानकी, अगर किस्मत अच्छी हो तो गरीब को भी जादुई बर्गर मिल ही जाता है। और अब ये वरदान तुम्हें मिला है, तो इसका सदुपयोग करो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी एक बर्गर की दुकान खोल लूँ, जिससे मुझे काफी मदद मिल जाएगी। हाँ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तो बताओ, कब से जादुई बर्गर की दुकान खोलनी है हमें? जितनी जल्दी हो सके, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि इस दुकान को खोलने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। वो हम कहाँ से लाएंगे? तुम बस घर से बेचना शुरू करो, दुकान भी अपने आप लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, आज से मैं घर से ही बर्गर बेचना शुरू करूंगी। अगर घर से ना हो तो मैं टोकरी पर बर्गर बेचना शुरू करूंगी। तो फिर शुरू कर दो अपना जादुई बर्गर का बिजनेस। जानकी अपने घर से ही बर्गर बनाकर बेचा करती। काफी लोगों को उसके हाथ का जादुई बर्गर बहुत पसंद आता है। समय के साथ जानकी का बनाया बर्गर पूरे गांव में फेमस हो जाता है। अब दूसरे गांव तक उसके बर्गर की चर्चा होती। अब जानकी के हालात पहले से काफी सुधर गए थे और अब वो जादुई बर्गर को बेचकर अपनी किस्मत ही बदल देती है।